अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक बच्चों। हम लोगों ने कंपोजिट फंक्शन पर एंड किया था। बेटा इस वीडियो से पहले आपने फंक्शंस का जो पार्ट 1 है वो लाजमी देखना है। अदरवाइज़ इस वीडियो में आपको इश्यूज आएंगे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने लास्ट वीडियो पे एंड किया था, और वो था बेटा कंपोजिट फंक्शन। ये बेसिकली दो फंक्शंस को आप मिक्सअप कर देते हो। हम एक छोटी सी एग्जांपल से इसको डिस्कस करते हैं। और एक बात बेटा आपने याद रखनी है कि कंपोजिट फंक्शन हर दफ़ा पॉसिबल नहीं होता। समटाइम्स ये पॉसिबल होता है और समटाइम्स इसकी जो कंडीशंस हैं वो बेटा सेटिस्फाई नहीं होती। हम इसको डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस एग्जांपल। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स विच इज़ 3x+1, और इसी तरह बेटा एक फंक्शन है जी एक्स विच इज़ 2x। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसकी नोटेशन कैसे होती है। ये एक कॉम्पोजिट फंक्शन की नोटेशन है जी एफ एक्स। समटाइम्स इसको ऐसे भी लिखा जाता है जी ऑफ एफ एक्स, एंड समटाइम्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बेटा आपने अगर ये कॉम्पोजिट फंक्शन बनाना है जी एफ एक्स, बेसिकली ये फंक्शन तो जी है, ये आपको जी एक्स नज़र आ रहा है विच इज़ 2x। अब इस फंक्शन में जहाँ जहाँ पर आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पर आपने एफ एक्स को प्लेस करना है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इधर x नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर हम एफ एक्स को प्लेस करेंगे, और यहाँ पर जो x है इसकी जगह भी हम एफ एक्स लिखेंगे। ये बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है। इसमें x सिर्फ 2 दफ़ा आ रहा है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में जो कॉम्पोजिट फंक्शन देखने को मिलेगा उसमें x 2-3 दफ़ा आ सकता है, लेकिन जहाँ जहाँ पर आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पर आप जी एक्स लिखोगे, एफ एक्स लिखोगे। तो बेटा ये बन जाएगा 2 टाइम्स एफ एक्स। अब इसके बाद आप देख सकते हो कि एफ एक्स जो है ये 3x+1 के इक्वल है, ये हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर बेटा हम 3x+1 लिखेंगे, सो दिस विल बिकम 2 3 6 +2। इसको एक छोटी सी एग्जांपल से हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आपको 2 फंक्शंस नज़र आ रहे हैं। बेटा अगर आप यहाँ पे 1 पुट करते हो तो 1 जो है जब आप इसको f से पास करवाओगे तो ये बन जाएगा 3 1 3 एंड 3 + 1 4। एंड सिमिलरली जब 4 को आप g से पास करवाओगे तो ये बेटा बन जाएगा 8। लेकिन अगर आप दरमियान वाली मैपिंग को बाईपास कर देते हो, आप डायरेक्ट एक लूप बनाते हो फ्रॉम फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट सेट टिल द थर्ड सेट, तो ये आपके पास एक कॉम्पोजिट फंक्शन होगा। हमने देखा है कि कॉम्पोजिट फंक्शन हमारा बन रहा है 6x + 2। अब हम देखते हैं कि अगर इस कॉम्पोजिट फंक्शन में आप 1 पुट करते हो तो 6 1 6 6 + 2 8, तो ये बेटा 8 बन जाता है। तो इसमें यह हुआ है कि ये जो दरमियान वाला जो ब्रिज था ये बेटा बाईपास हो गया। अच्छा, बात हम कर रहे थे कंडीशन की कि समटाइम्स कॉम्पोजिट फंक्शन पॉसिबल होता है और बेटा समटाइम्स ये पॉसिबल नहीं होता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यूजुअली एग्ज़ाम में यही आपसे पूछा जाएगा। या तो आपसे ये पूछा जाएगा कि कॉम्पोजिट फंक्शन पॉसिबल है या नहीं है, और समटाइम्स आपसे ये भी पूछा जाएगा कि कॉम्पोजिट फंक्शन बन रहा है बट आपने इसकी डोमेन या रेंज जो है उसको सेट करना है। सो यू कैन हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। देखो बेटा आपके पास एक एसी का रिमोट है, और इसके बाद आपके पास एक टेलीविज़न या फिर एलसीडी का रिमोट है। अब बेटा एसी का इनपुट तो कुछ भी हो सकता है, आपने बटन्स प्रेस करने हैं, लेकिन हम कुछ आउटपुट्स जो हैं ना उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो अगर एसी का टेम्परेचर टी फॉर टेम्परेचर है यहाँ पे स्मॉल टी, अगर आप एसी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो बेटा उसका आउटपुट तो ये निकलेगा ना, या तो टेम्परेचर ऊपर चला जाएगा या फिर टेम्परेचर डाउन आ जाएगा। और इसके बाद आप पावर का बटन अगर प्रेस करते हो तो पावर के बटन का आउटपुट ये होता है कि पावर कैंसिल हो जाती है, यानी कि एसी या तो ऑन हो जाता है या फिर ऑफ हो जाता है। अब बेटा इसी फंक्शन को अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, हम ये जो 2 इनपुट्स हमें नज़र आ रहे हैं टेम्परेचर
एंड पावर। इनको अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं विद द फंक्शन ऑफ टेलीविज़न और एलईडी, बेटा ये तो आउटपुट बन जाएगा आगे जाके। मतलब अगर तो आप पावर का बटन प्रेस करोगे तो या तो टेलीविज़न कट ऑफ हो जाएगा, उसकी पावर ख़त्म हो जाएगी, अगर ऑफ़ है तो ऑन हो जाएगा, ऑन है तो वो ऑफ़ बन जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट टेम्परेचर? देखो टेलीविज़न में तो टेम्परेचर का फंक्शन होता ही नहीं है। मतलब इस तरह तो नहीं होता कि अगर आप टेलीविज़न का टेम्परेचर इंक्रीज़ करना चाहते हो, डिक्रीज़ करना चाहते हो, तो उसका कोई बटन हो आपके पास। तो बेटा इसका हम कह सकते हैं कि आगे हमारे पास नो आउटपुट, ये हमारे पास आउटपुट नहीं निकलेगा। तो अगर तो इस तरह का कंपोजिट फंक्शन आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये इम्पॉसिबल है। अब ये तो थी इसकी रियल लाइफ एग्जांपल। मैथमेटिकली आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कंपोजिट फंक्शन बनाना है या नहीं बनाना? बेटा एक कंपोजिट फंक्शन है फॉर GFX। इसका मतलब ये है कि आपने G के अंदर F को पुट इन करना है। अब इसमें आपने एक बात याद रखनी है बेटा, जो फर्स्ट मैपिंग है आपकी, दिस इज़ योर फर्स्ट मैपिंग विच इज़ F एंड दिस इज़ योर सेकंड मैपिंग विच इज़ G। बेटा आपने जो कंडीशन याद रखनी है कि F की जो रेंज है R ऑफ F, इट मस्ट बी विद इन द डोमेन ऑफ G। जो आपकी पहली मैपिंग है उसकी रेंज ऑफ F मस्ट बी विद इन द डोमेन ऑफ G। इसको हम वैसे लिख लेते हैं, डोमेन ऑफ G। और बेटा इसी तरह अगर हमारे पास इस तरह का कंपोजिट फंक्शन है, अगर आप बनाना चाहते हो FGX, यहाँ पर बेटा पहली मैपिंग हमारी होगी G एंड और सेकंड मैपिंग विल बी F। तो बेटा फॉर दिस पर्टिकुलर केस जो कंडीशन बन रही है कंपोजिट फंक्शन की वो ये होगी कि G फंक्शन की जो रेंज है इट मस्ट बी विद इन द डोमेन ऑफ F। अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो बेटा यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन पॉसिबल नहीं होगा। इसकी एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं देखता हूँ मेरी गैलरी में होगा कोई क्वेश्चन, आई होप सो। तो बेटा ये क्वेश्चन मुझे नज़र आ रहा है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑलराइट जी, हम स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एक फंक्शन fx है और इसकी बेटा डोमेन आपको नहीं पता, एंड देयर इज़ अनदर फंक्शन gx, इसकी डोमेन आपको पता है बेटा। फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ a फॉर विच द कंपोजिट फंक्शन gf कैन बी फॉर्म्ड। ये बेटा अक्टूबर-नवंबर 2015 का सवाल है। अच्छा, इसको अब हम देखते हैं। क्योंकि आपने बनाना है GF, थोड़ा सा इसका मैप देख लेते हैं, ऑल्दो ये ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज़ आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बेटा GF आपने बनाना है तो इट मीन्स कि आपकी पहली मैपिंग F होगी और दूसरी मैपिंग G होगी। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर जो F की डोमेन है वो A या A से स्मॉलर नंबर्स हैं। देखो ये A है और A से पहले वाले जितने भी नंबर्स हैं स्मॉलर नंबर्स, वो इसकी डोमेन है। और बेटा G की जो डोमेन है वो है -1 या उससे स्मॉलर नंबर। -1 से अगर आप लेस की तरफ जाते हो तो बेटा 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद 1, सॉरी मैं उल्टा जा रहा हूँ, आई थिंक यस, -1 से अगर आप पीछे की तरफ जाते हैं, -1 से छोटा नंबर होता है -2, -3 एंड अप टिल सो ऑन। आपने लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है कि जिसमें आपका कंपोजिट फंक्शन पॉसिबल है। तो बेटा यहाँ पर आपको जो मैंने कंडीशन बताई थी कि F की जो रेंज है इट मस्ट बी विद इन द डोमेन ऑफ G। हम ज़रा देख लेते हैं F की रेंज क्या बनेगी। फ़िलहाल तो हमारे पास एक वेरिएबल है बेटा। अगर आप A को यहाँ पर लेके आते हो तो आपको पता है कि fx जो है 3x + 1 है। तो आप अगर
इसके अंदर ए को पुट करते हो तो बेटा एफ ऑफ ए जो है दिस विल बिकम 3a + 1, ये आपका बन जाएगा 3a + 1। और ये बेसिकली इसकी रेंज आ गई है फॉर ए 3a + 1। आपको पता है कि एक्स की जगह आप कोई भी इनपुट आप पुट कर सकते हैं तो आपको उसकी रेंज मिल जाएगी। बेटा ये इसकी जो रेंज है इट मस्ट बी कॉम्पेटिबल विद द डोमेन ऑफ जी। हम देखते हैं जी की डोमेन क्या है। हमें नज़र आ रहा है कि जी की डोमेन जो है इट इज़ एक्स इज़ मस्ट बी लेस और इक्वल टू -1। तो बेटा ये जो 3a + 1 है ये -1 या इससे स्मॉलर होगा। तो अगर आप इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हो आपके पास इस तरह की इनइक्वालिटी बन जाएगी। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं ये बेटा बन जाएगा 3a must be less or equal to -2 and a will be less or equal to -2/3। सो बेटा a की जो लार्जेस्ट वैल्यू आएगी जो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है दैट विल बी -2/3। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको कंपोजिट फंक्शन में देखने को मिल सकते हैं। देखो कंपोजिट फंक्शन बनाना तो बहुत ही सिंपल होता है, आप आराम से उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आपने सिंपल अलजेब्रा यूज़ करना है। लेकिन ये जो इसकी कंडीशन है कंपोजिट फंक्शन की हम आगे भी इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो तब आपने कंपोजिट फंक्शन बनाना है। इसके बाद बेटा हम कुछ और क्वेश्चंस अब डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये गैलरी में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको हम देख लेते हैं। ये बेटा आपका ये भी कैम्ब्रिज का क्वेश्चन है लेकिन इसका ईयर मुझे नज़र नहीं आ रहा यहाँ पर। अच्छा बेटा आप देखते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है f(x) = x² + 4x और बेटा इसकी जो डोमेन है दिस इज़ x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू c। यहाँ पर इसकी डोमेन आपको नहीं बताई गई। अच्छा बेटा आपको ये बता रहा है कि इट इज़ गिवन दैट f इज़ अ 1-to-1 फंक्शन। आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर f(x) जो है ये x² + 4x के इक्वल है। और बेटा इसमें सबसे पहले आपको बोला जा रहा है कि आपने इन टर्म्स ऑफ c f की रेंज आपने बतानी है। तो बेटा ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप अगर इसमें x की जगह c पुट करते हैं तो ये बेटा बन जाएगा c² + 4c। ये बेटा इसकी इन टर्म्स ऑफ c इसकी रेंज आ जाएगी। और अगला जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है कि आपने इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है c की। लेकिन उसने जो कंडीशन आपको लगाई हुई है वो ये कंडीशन है कि बेटा ये एक 1-to-1 फंक्शन है। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमने हमेशा इसको वर्टेक्स फॉर्म या कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में इसको डिस्क्राइब करना है। तो बेटा इसकी वर्टेक्स फॉर्म या कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म हो जाएगी x + 2² - 2²। सो ये बन जाएगा बेटा x + 2² - 4। थोड़ा सा अगर हम इसको ग्राफिकली देख लेते हैं दिस विल बी द वर्टेक्स ऑफ दिस ग्राफ। अब यहाँ पर आपको मैंने पहले भी मेंशन किया था कि बेटा इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा ना जिसमें आपको वो कंडीशन बताएगा कि ये फंक्शन 1-to-1 है या इन्वर्टेबल फंक्शन है या फिर ये भी लिखा आ सकता है कि इस फंक्शन का इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है। तो बेटा उसमें इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का एक फ्लैप आपने रिमूव कर देना है बिकॉज फ़िलहाल ये मैनी टू वन फंक्शन है, 1-to-1 फंक्शन नहीं है। हालांकि आपको स्टेटमेंट में बोला गया कि 1-to-1 फंक्शन है और साथ इसने बोला है कि x जो है एक पर्टिकुलर वैल्यू से बड़ा है। तो बड़ा होने का मतलब है कि हम इसका ये वाला फ्लैप जो है इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो बेटा अब ये जो फंक्शन आपको नज़र आ रहा है दिस वन, ये बेटा 1-to-1 फंक्शन है और आप इसमें देख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर x इज़ -2। x का मतलब यहाँ पर c है, जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है ये बेटा आपके पास बन जाएगी -2। अच्छा अब बेसिकली हमारे कॉन्सेप्ट्स तो कंप्लीट हो चुके हैं। फंक्शंस से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हम इसके क्वेश्चंस कुछ देखते हैं।
इसके बाद बेटा आपके पास एक और क्वेश्चन है। जी बेटा, ये क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है मई जून 2014 का। आपके पास एक पीस वाइज फंक्शन है। ऑल्दो ये जो टर्मिनोलॉजी है पीस वाइज फंक्शन की, ये आपके सिलेबस में तो नहीं है। वैसे पीस वाइज फंक्शन का मतलब ये होता है कि आपके पास फंक्शंस के दो पीसेस बने हुए हैं। फ्रॉम -1 till 1 यू हैव अ डिफरेंट फंक्शन, एंड फ्रॉम 1 till 4 यू हैव अ डिफरेंट फंक्शन। अच्छा, देखो आपने सबसे पहले इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। बेटा अज़ान हो रही है, अज़ान के बाद इंशाल्लाह करते हैं स्टार्ट। जी बेटा, सबसे पहले आपने इसकी रेंज निकालनी है। अच्छा, आप देखो कि ये जो फंक्शन है -1 से 1 तक जो है एक स्ट्रेट लाइन फंक्शन है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है ये बेटा -1 है, और बेटा यहाँ पर जो x की वैल्यू आपको नज़र आ रही है ये है +1। और इसके बाद आप देखते हैं कि 1 से लेके 4 तक एक कर्व आपको नज़र आ रही है। मतलब ये एक रेसिप्रोकल फंक्शन है। आपके सिलेबस में बिल्कुल भी डेफिनेशन इंक्लूडेड नहीं है रेसिप्रोकल फंक्शन की। सिंपल आपको फंक्शन की इमेज या फंक्शन की रेंज निकालनी है आपको। बेटा आप देखते हैं कि 1 से लेके 4 तक ये हमारा दूसरा फंक्शन जो है ये हमें नज़र आ रहा है यहाँ तक। बेटा आप इसकी रेंज निकालेंगे। देखो -1 के ऊपर जो फंक्शन आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ 3x - 2। आप अगर -1 पर इसकी वैल्यू निकालते हैं, लेट मी ओपन माय कैलकुलेटर, -1 एंड -2। जी बेटा, ये अगर यहाँ पर -1 के ऊपर आप इसकी वैल्यू निकालते हैं इस फंक्शन की 3 टाइम्स -1, तो ये बेटा बन जाएगा -5, वेयर x इज़ -1, y इज़ -5। And similarly at this point, at point 1 यानी जहाँ पर x की वैल्यू 1 है, तो इधर अगर आप x की वैल्यू देखते हो तो वो 1 है, और y बन जाएगा बेटा 3 - 2y भी 1 बन जाएगा। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट आपको नज़र आ रहा है ये आ रहा है 1 1। आप देखो कि डोमेन जो आपको नज़र आ रही है इसमें यहाँ पर x इज़ लेस और इक्वल टू 1 है, मतलब इसमें 1 इंक्लूडेड है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट दिस डोमेन, बेटा यहाँ पर 1 इंक्लूड नहीं है। इसने लिखा है कि x इज़ ग्रेटर दैन 1, तो फॉर x इज़ इक्वल टू 1 यू विल बी यूजिंग दिस फंक्शन। आपने यहाँ पर x की जगह 1 पुट नहीं करना। अगर पुट कर सकते हैं तो वैसे तो यहाँ पर भी सेम आंसर आ रहा है, लेकिन जनरली जो x इज़ इक्वल टू 1 है इट इज़ फॉर द स्ट्रेट लाइन फंक्शन, ये इस फंक्शन के लिए है। बेटा इसके बाद आप अगर x इज़ इक्वल टू 4 की बात करते हैं, बिकॉज हमने जो रेंज निकालनी है ना ये इस डोमेन के साथ कॉम्पेटिबल होनी चाहिए। आपकी डोमेन 4 के ऊपर एंड हो रही है। अगर आप यहाँ पे 4 पुट करते हैं तो 5 - 4 1 होता है, और बेटा उसके बाद आप यहाँ पर पुट करेंगे तो कैलकुलेटर, अच्छा ये हमारे पास आ जाएगा 4 एंड 4, मतलब y की वैल्यू भी यहाँ पर 4 आ रही है। तो बेटा आपको इस फंक्शन की जो डोमेन नज़र आ रही है वो है बेटा -5 till 4। आप देखो y की वैल्यू -5 से लेके 4 तक है। आप रेंज को दो तरीक़ों से लिख सकते हो। या तो आप लिख दो कि y इज़ फ्रॉम 4 till -5, या फिर बेटा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि f(x) इज़ इक्वल टू f(x) इज़ फ्रॉम 4 till -5। -5 से लेके 4 तक इसकी रेंज है। सो इसके बाद बेटा इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ बिकॉज़ हमें आगे भी इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करनी है इसी डायग्राम के ऊपर। जी बेटा, कॉपी द डायग्राम ऑन योर कॉपी एंड स्केच द ग्राफ ऑफ f इनवर्स। आप लोगों ने मेरी ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो देखनी है, उसमें जो रिफ्लेक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें बेटा मैंने बताया है आपको कि इन्वर्स फंक्शन जो है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। मैं थोड़ा सा इसका रिकैप दे देता हूँ। बेटा एक आपके पास होती है डायगनल लाइन। डायगनल लाइन का मतलब है दिस वन। इसको थोड़ा सा मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। जी इट्स परफेक्ट नाउ। ओ यस जी
बेटा ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है इसको हम डायगोनल लाइन बोलते हैं। डायगोनल लाइन की इक्वेशन आपको पता है, ये होती है y इज़ इक्वल टू x। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर इस लाइन के ऊपर x और y की वैल्यू हमेशा सेम होती है। इवन फॉर दिस फंक्शन आपने पिछले पार्ट में देखा है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 1 और बेटा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 4। तो आप दोनों कोऑर्डिनेट्स पे देख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू है, इसलिए इस लाइन को हम बोलते हैं y इज़ इक्वल टू x। बेटा इन्वर्स का मतलब क्या होता है? इन्वर्स का मतलब ये होता है कि आपका जो ग्राफ है वो रिफ्लेक्ट होगा अक्रॉस द डायगोनल लाइन। आपको डायगोनल लाइन नज़र आ रही है तो इसके अक्रॉस अगर आप रिफ्लेक्शन करते हैं इस ग्राफ की तो आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। इसका मिरर इमेज, ये कर्व का मिरर इमेज ऐसे बन जाएगा बेटा, और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका मिरर इमेज कुछ इस तरह बन जाएगा। तो ये बेटा आपके पास इसका स्केच बन जाएगा एफ इनवर्स का। दिस फंक्शन इज़ रिप्रेजेंटिंग एफ एक्स एंड बेटा दिस फंक्शन इज़ रिप्रेजेंटिंग एफ इनवर्स ऑफ एक्स। वैसे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है जो इन्होंने फंक्शंस के साथ मिक्सअप किया है, इस चैप्टर में तो इंक्लूडेड नहीं है ये। आप मेरी ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो देख सकते हैं, उसमें डिटेल में ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए हैं। जी बेटा, इसके बाद हम लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा लेंथी पार्ट है, 6 नंबर का क्वेश्चन ये वाला पार्ट है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन टू डिफाइन एफ इनवर्स गिविंग ऑल्सो द सेट ऑफ वैल्यूज़ फॉर विच ईच एक्सप्रेशन इज़ वैलिड। बेटा इसमें एक चीज़ जो आपको मैंने बताई थी कि एफ़ की जो डोमेन होती है वो बेटा एफ़ इनवर्स की रेंज होती है एंड वाइस वर्सा। इसी तरह एफ़ इनवर्स की जो डोमेन होती है ये बेटा एफ़ की रेंज होती है। तो इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इन्वर्स फंक्शन बना लेते हैं। इन्वर्स फंक्शन आपको पता है कि आपने एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, तो बेटा यहाँ पर हमारे पास इसका इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा और इसका भी इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा। हमारे पास जो इन्वर्स फंक्शन बनेगा ये आप सबको पता है, बहुत दफ़ा आपने किया है। इसका जो इन्वर्स फंक्शन आ जाएगा ये आ जाएगा बेटा x+2 डिवाइडेड बाय 3, बिकॉज़ यहाँ पर अगर आप x को सब्जेक्ट बनाते हैं तो यही बनेगा। और बेटा यहाँ पर जो हमारे पास इन्वर्स फंक्शन बनेगा दिस विल बिकम 5x - 4 डिवाइडेड बाय 4। ये बेटा आधा काम तो आपका हो गया है कि आपने इन्वर्स फंक्शन डिफ़ाइन करना था। इन्वर्स फंक्शन आपने बना दिए हैं, लेकिन आपने ये वैल्यूज़ भी लिखनी है, सेट ऑफ वैल्यूज़ फॉर विच ईच एक्सप्रेशन इज़ वैलिड। मतलब ये आपसे डोमेन पूछ रहा है एफ इनवर्स की। जिन वैल्यूज़ के लिए आपका फंक्शन वैलिड होता है उन्हीं वैल्यूज़ को हम डोमेन बोलते हैं। तो बेटा इसको हम बिल्कुल इसी स्टाइल में लिख देते हैं। दिस इज़ पार्ट 3 एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ये भी बेटा आपके पास एक पीस वाइज फंक्शन आ जाएगा x+2 डिवाइडेड बाय 3 एंड 5x - 4 डिवाइडेड बाय 4। तो आपने वो वैल्यूज़ अब मेंशन करनी हैं जिनके ऊपर आपका फंक्शन वैलिड है, यानी कि आपने डोमेन्स को मेंशन करना है यहाँ पर। बेटा आप इस चीज़ को अगर देखते हैं कि जो हमारे पास f की रेंज होती है वही हमारे पास f इनवर्स की डोमेन बन जाती है। आप ज़रा स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखो, क्योंकि ये जो इन्वर्स निकला है ये बेटा इस स्ट्रेट लाइन का इन्वर्स निकला है, ऐसे ही है ना। और इसके बाद ये जो हमारे पास इन्वर्स निकला है वो इस फंक्शन का इन्वर्स निकला है। तो अगर तो हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो हम देखते हैं कि 3x - 2 यानी कि जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ था इसकी जो रेंज है ये बेटा हमारे पास अगर हम लास्ट हम कॉन्सेप्ट देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास -5 था y की वैल्यू, और बेटा इधर y की वैल्यू हमारे पास 1 थी। तो इसकी बेटा जो डोमेन बन जाएगी ये बन जाएगी फ्रॉम 1 टिल -5, बिल्कुल एग्जैक्टली जो हमारे पास रेंज आई थी पार्ट 1 में जिसको हमने डिफ़ाइन किया था। और बेटा दूसरा फंक्शन जो कि आपको नज़र आ रहा है एक कर्व का फंक्शन है, इसका इन्वर्स आपने निकाला है बेटा ये वाला फंक्शन, और इसकी जो रेंज आपको नज़र आ रही है ये 1 से लेके 4 तक है। तो जो f की रेंज है वो ही f इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। इट मींस के यू विल हैव सेम वैल्यूज़ फॉर डोमेन, और ये बेटा आपके पास आ जाएगा 4 टिल 1, ये आपके पास इसकी रेंज आ जाएगी।
एफ़ की रेंज है और एफ़ इनवर्स की डोमेन है। तो बेटा अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। जी बेटा, ये अक्टूबर नवंबर 2014 का सवाल है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास एक फंक्शन है और बेटा पहला पार्ट सिंपल, आपने इसको वर्टेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बेटा ये बन जाएगा एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वन स्क्वायर माइनस 15। इट मीन्स कि आपके पास कुछ इस तरह की शेप आ जाएगी। और अगर आप इसका ग्राफ स्केच करते हैं तो ये बेटा इसका वर्टेक्स आ जाएगा 1 एंड -16। इसके बाद बेटा पार्ट 2 में फंक्शन तो वही है, सेम टू सेम वही फंक्शन है। इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि स्टेट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी। अच्छा, अब जो सी है ये इस फंक्शन की रेंज है, मतलब इसकी जो रेंज है एफ़ की, ये बेटा सी से स्टार्ट होके डी तक जा रही है। तो इसमें हम देखते हैं कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है। आपको ग्राफ नज़र आ रहा है। हम देखते हैं कि y की यानी कि रेंज की जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है ये -16 है। इसके बाद तो आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है ना, मतलब जो मिनिमम y की वैल्यू आ सकती है या जो रेंज आ सकती है वो -16 है। तो बेटा यहाँ पर c की जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है दैट विल बी -16, बिकॉज आपको ग्राफ नज़र आ रहा है -16 से नीचे तो आ ही नहीं सकता इन एनी केस। इसके बाद बेटा पार्ट 3 में वो आपसे कह रहा है, इसने बेसिकली डोमेन को फिक्स कर दिया है, सॉरी रेंज को इसने फिक्स कर दिया है और आपने अब डोमेन को डिफ़ाइन करना है। थोड़ा सा इसको हम स्केच करके देख लेते हैं। ये बेटा इन दो फंक्शंस के दरमियान हमारे पास ये मैपिंग है, मैपिंग f, और इसने बोला है कि ये c और d जो है ये बेटा इस फंक्शन की रेंज हैं। और इस पार्ट के लिए, बल्कि अगले दोनों पार्ट्स के लिए इसने रेंज को डिफ़ाइन कर दिया है। आपकी रेंज बेटा 9 से स्टार्ट होके 65 तक आ रही है और आपने जो डोमेन है उसको आपने डिफ़ाइन करना है। डोमेन इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम P टिल Q और ये Q पे एंड हो रही है। तो बेटा इनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये तो आपके पास जो फंक्शन है एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 1 स्क्वायर माइनस 16। आपको बहुत दफ़ा बोला है कि एफ एक्स को हम वाई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा वाई की वैल्यू इसने बता दी है आपको। अगर आप यहाँ पर वाई की जगह 9 पुट करते हैं तो -16 इधर आके +16 हो जाएगा और 16 + 9 25 होता है। 25 का स्क्वायर रूट होता है +-5। सो यू विल हैव x माइनस 1 इज़ +-5। और आपको पता है कि जो 9 है ये बेटा p का इमेज है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 9 की जो डोमेन है वो p है। तो हम इसको रिमूव करके x को रिमूव करके हम p लगा देते हैं। ये आपको इसने बोला है कि p एंड q आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, तो इट मीन्स कि नेगेटिव वैल्यू हम यहाँ पे रिमूव करेंगे। आपके पास जो p की वैल्यू आएगी ये बेटा आ जाएगी 6। इसी तरह अब हम देखते हैं कि q की वैल्यू क्या आएगी। दोबारा इसी फंक्शन को हम पुट करते हैं यहाँ पर। इस कोऑर्डिनेट में हम देख सकते हैं कि x q है और बेटा y 65 है। हम y की जगह 65 लगाते हैं, x की जगह q लगाते हैं। बेटा 65 + 16 ये बेटा बन जाएगा 81 और आपको पता है 81 का स्क्वायर रूट होता है 9। ±9 होता है लेकिन हम +9 यूज़ करेंगे बिकॉज q इज़ अ पॉजिटिव कांस्टेंट। सो बेटा q की वैल्यू आ जाएगी 10। इसके बाद आपने एक एक्सप्रेशन बनाना है एफ इनवर्स ऑफ x। ये देखने में तो बड़ा आसान लग रहा है कि भाई आपने जो है एफ इनवर्स ऑफ x बनाना है, लेकिन एक छोटी सी इसमें टेक्निकलिटी है। उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे अपने मार्क्स लूज़ कर जाते हैं, 1 नंबर तो लाजमी कट जाता है उनका।
तो ये आपको मैं बताता हूँ आपने यहाँ पे क्या करना है। इन्वर्स फंक्शन बनाना तो सिंपल है। हाँ, एक और बात बेटा, क्वाड्रेटिक फंक्शन जब भी आपके पास आएगा ना और आपने उसका इन्वर्स फंक्शन आपने बनाना है, तो हमेशा आपने वर्टेक्स फॉर्म या कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म यूज़ करनी है लाजमी। बिकॉज़ अगर आप डायरेक्ट ये फॉर्म यूज़ करोगे तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बेटा आप हमेशा कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म यूज़ करोगे। जी, तो हम इसका इन्वर्स बनाते हैं इस फंक्शन का। ये बेटा पार्ट 4 है। ये आपको मैंने बोला था कि हम ये नोटेशन यूज़ करेंगे और ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 16 और इस तरफ रह जाएगा -1 और -1 वहाँ पे जाके +1 हो जाएगा। तो बेटा आपके पास जो इन्वर्स मैपिंग बन रही है, अभी हम इसको फंक्शन नहीं बोल रहे, इन्वर्स मैपिंग जो बन रही है ये बन रही है 1 ± स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 16। अब यहाँ पर वो एक टेक्निकल चीज़ है जिसकी वजह से बच्चों का एक नंबर कट जाता है। देखो आपने यहाँ पर प्लस लगाना है या माइनस लगाना है। हमें एफ इनवर्स की रेंज पता है। देखो एफ इनवर्स की जो रेंज है ये बेटा एक्चुअली एफ़ की डोमेन है। आपको एफ़ की डोमेन नज़र आ रही है। अभी आपने पी की वैल्यू फाइंड की है, आपने पी की वैल्यू फाइंड की है 6 और बेटा क्यू की वैल्यू आपने फाइंड की है 10। तो इट मीन्स के एफ इनवर्स एफ़ की जो डोमेन है ये है बेटा 6 से लेके 10 तक, ये एफ़ की डोमेन है। इट मीन्स के जो एफ इनवर्स की रेंज है वो भी बेटा ये होगी। मतलब आपका जो एफ इनवर्स ऑफ एक्स है इट विल बी फ्रॉम 6 till 10। अब आप ये देखो कि इधर आप कोई भी नंबर पुट कर लो, आपके पास बेटा नेगेटिव आंसर नहीं आना चाहिए। सो इसमें कैलकुलेटर यूज़ करके हम वैसे भी चेक कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर आप नेगेटिव साइन लगाते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने नेगेटिव साइन लगा दिया, तो बेटा इसमें तो नेगेटिव आंसर आ सकता है। मतलब आप यहाँ पर अगर इसका आंसर कुछ भी आ सकता है, 1 से छोटा आ जाएगा या 1 से बड़ा अगर आता है, यहाँ पे 10 आ जाता है, 4 आ जाता है, तो इसका आंसर नेगेटिव आ सकता है। हालांकि आप यहाँ पर देख रहे हो कि एफ इनवर्स की जो रेंज है ये पॉजिटिव नंबर है। इसमें एफ इनवर्स का जो भी आंसर आएगा वो 6 से लेके 10 तक आएगा बेटा। तो इसलिए आपने यहाँ पर प्लस साइन लगाना है। अब आप यहाँ पर कुछ भी पुट कर लो तो यहाँ पर इसका आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो बेटा प्लस माइनस की जगह यहाँ पर आपने सिर्फ प्लस लगाना है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये हर दफ़ा जब भी आपने इन्वर्स फंक्शन निकालना है, मोस्टली आपको क्वाड्रेटिक्स का क्वेश्चन आएगा इन्वर्स फंक्शन निकालने के लिए, तो उसमें समटाइम्स आपको प्लस लगाना होगा, समटाइम्स नेगेटिव लगाना होगा। उसके लिए आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि एफ इन्वर्स की डोमेन क्या है, उस एफ इनवर्स की रेंज क्या है। एफ इनवर्स की जो रेंज है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने पॉजिटिव साइन लगाना है या नेगेटिव साइन लगाना है। जी बेटा अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला पार्ट तो वही है, मैं इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ, आप लोग डायरेक्ट मत कीजिएगा बिकॉज 3 नंबर का क्वेश्चन है। हमारी तो प्रैक्टिस है, आप लोग शायद ना कर सको इस तरह। तो ये बेटा बन जाएगा, आपको पता है पहले हम 2 कॉमन निकालते हैं, x² - 6x + 11/2। बेटा इसकी फ़ाइनल फॉर्म जो आपके पास बनेगी ये यहाँ पे हम देख सकते हैं। अगर आप 6 को हाफ़ करते हैं तो वो 3 बन जाएगा। और सिमिलरली -3 आपको -3 का स्क्वायर आपको लगाना होगा तो वो बन जाएगा -9, 2 9s are 18, -18 + 11 ये बन जाएगा -7 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा ये बन जाएगा आपके पास fx। ये इसकी पहली फॉर्म आ गई और ये पहला पार्ट हो गया हमारा। बेटा पार्ट 2 बहुत दफ़ा मैंने आपको बताया है, इसने बोला है कि 1-to-1 फंक्शन है तो इसकी लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी के की। देखो ये इसका वर्टेक्स है 3 एंड -7। फ़िलहाल ये -1 है। अगर आप इस फ्लैप को रिमूव कर देते हो, आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछा जा रहा कि आपने कौन सा फ्लैप रिमूव करना है, राइट वाला रिमूव करना है या लेफ़्ट वाला रिमूव करना है। बस सिंपल हमें ये नज़र आ रहा है कि हमारी जो डोमेन है इट इज़ लेस दैन अ पर्टिकुलर नंबर। मतलब x जो है वो लेफ़्ट साइड पे जा रहा है, राइट साइड पे नहीं जा रहा। तो हम राइट साइड वाला फ्लैप रिमूव कर देते हैं। ये फंक्शन अब हमारे पास इस तरह बन जाएगा। एंड नाउ दिस हैज़ बिकम
वन टू वन फंक्शन, और इसमें आप देख सकते हैं कि x की जो मिनिमम वैल्यू है वो बेटा 3 है। सो हमारे पास यहाँ पर k का जो आंसर आ जाएगा ये बेटा आ जाएगा 3, मैक्सिमम वैल्यू k की आ जाएगी 3। इसके बाद फॉर दिस वैल्यू ऑफ k यानी कि 3 फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एफ इनवर्स ऑफ x एंड स्टेट द डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। जी तो बेटा ये फिर दोबारा वही चीज़ आ गई है, अभी हमने जो पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि आपने क्वाड्रेटिक फंक्शन में दो चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली बात कि आपने कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म यूज़ करनी है, और दूसरा प्लस माइनस जो है इसकी नोटेशन जो है इसका आपने ख्याल रखना है। अगर आप यहाँ पर y को सब्जेक्ट बनाते हैं, x को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये हो जाएगा y+7/2 और बेटा इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस का साइन आता है, यहाँ पर आ जाएगा 3। सो ये x सब्जेक्ट बन गया। सो फॉर एफ इनवर्स ऑफ x यू हैव 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x+7 डिवाइडेड बाई 2। ये बेटा आपके पास आ गया है एफ इनवर्स ऑफ x। लेकिन अगेन यहाँ पर वही इशू आ रहा है कि हम यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे या फिर हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे। तो इसके लिए बेटा आपको डोमेन पे जाना होगा। आपको डोमेन नज़र आ रही है x इज़ लेस और इक्वल टू 3, बिकॉज रिसेंटली हमने k फाइंड किया है और वो 3 है। ये बेटा f की डोमेन है, इट मीन्स के ये f इनवर्स की रेंज है, मतलब f इनवर्स ऑफ x जो है इट विल बी ग्रेटर देन 3। बहुत दफ़ा हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, f की जो डोमेन होती है ये f इनवर्स की रेंज होती है। तो बेटा इसका आंसर जो है वो 3 से बड़ा आना चाहिए। यहाँ पर 3 से बड़ा आंसर आपके पास आना चाहिए। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, यस आंसर 3 से छोटा आना चाहिए। तो बेटा अगर आप 3 में कुछ ऐड कर देते हो तो बेटा वो तो 3 से बड़ा नंबर आएगा, 3 से छोटा नंबर तो कभी भी नहीं आएगा। हाँ, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम 3 देन यू विल गेट अ नंबर विच इज़ लेस देन 3। तो बेटा यहाँ पर आपने लेस देन का साइन लगाना है, सॉरी नेगेटिव साइन लगाना है, प्लस माइनस यहाँ पर आपने नेगेटिव साइन लगाना है, प्लस का साइन नहीं लगाना। इसके बाद ये आपसे ये भी पूछ रहा है कि आपने एफ इनवर्स की जो डोमेन है वो बेटा आपने डिस्कस करनी है। तो हमें पता है कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज़ बेसिकली रेंज ऑफ एफ। यहाँ पर इन दोनों फंक्शंस में आप देख सकते हैं हमें y की मिनिमम वैल्यू नज़र आ रही है। हम देख सकते हैं कि y इज़ ग्रेटर और इक्वल टू -7, यानी कि जो f(x) की रेंज है वो हमें नज़र आ रही है इट इज़ ग्रेटर देन -7। तो बेटा इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारे पास इसकी जो डोमेन बन जाएगी एफ इनवर्स की, ये बेटा बन जाएगी डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, इट विल बी x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू -7। ये बेटा इसकी डोमेन बन जाएगी। लो बेटा आखिरी पार्ट इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। इसने एक फंक्शन आपको दिया हुआ है g(x) विच इज़ x+3, और ये आपसे बोल रहा है कि यहाँ पर k जो है वो 1 है। थोड़ा सा हम इसको दोबारा लिख लेते हैं। देखो f(x) जो हमने बनाया है ये है बेटा 2 टाइम्स x-3 स्क्वायर -7 फॉर x इज़ लेस और इक्वल टू k। लेकिन इस पार्ट के लिए आपको बोल रहा है कि k नाउ टेकिंग द वैल्यू 1। अब बेटा इस f की जो डोमेन है वो 1 या 1 से छोटा नंबर है। इसके बाद g(x) आपको नज़र आ रहा है। बेटा g(x) है, दिस इज़ पार्ट 4 बाय द वे, g(x) है x+3 फॉर x इज़ लेस और इक्वल टू p। अब g की जो डोमेन है ये बेटा इसने यहाँ पर गैप कर दी है। ठीक हो गया। सो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसने बोला है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द कॉम्पोजिट फंक्शन व्हेन एवर द कॉम्पोजिट फंक्शन एग्जिस्ट्स, और इससे पहले आपको पूछ रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट p विच अलाउज द कॉम्पोजिट फंक्शन टू बी फॉर्म्ड। जी तो आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि p की किस वैल्यू के ऊपर
यहाँ पर जो कॉम्पोजिट फंक्शन है वो फॉर्म होता है, और इसके बाद आपने कॉम्पोजिट फंक्शन भी बनाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आपने जो कॉम्पोजिट फंक्शन बनाना है वो है एफ जी एक्स, फॉर एफ जी एक्स। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ बन रही है, यहाँ पर f आ जाएगा, यहाँ पर g आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है, ये बहुत दफ़ा हमने डिस्कस किया है, कॉम्पोजिट फंक्शन की कंडीशन क्या होती है। कंडीशन ये है बेटा कि रेंज ऑफ g मस्ट बी विद इन द डोमेन ऑफ f। तो बेटा g की जो रेंज है वो f की डोमेन के साथ कॉम्पेटिबल होनी चाहिए। यहाँ पे हमें फ़िलहाल g का तो कुछ नहीं पता, ये पता है कि g के अंदर हम p या p से छोटे नंबर हम पुट कर सकते हैं। और बेटा p अगर यहाँ पर आता है अंडर द g, अगर आप इसको लेके जाते हो, g के अंदर से आप इसको गुजारते हो, तो ये बेटा बन जाएगा p+3। ये तो आपको पता है, इस मैपिंग को हम यूज़ कर रहे हैं। और बेटा हमारे पास फॉर p इसकी जो रेंज बन रही है, ये बेटा बन रही है p+3। और इसके बाद आपको पता है कि f जो है इट इज़ लेस दैन 1, ये इसकी जो डोमेन है ये लेस दैन 1 है। तो इसको हम यहाँ पर अगर थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि इसकी जो डोमेन है उसमें सारे के सारे नंबर्स आएंगे जो कि 1 या 1 से छोटे हैं। इट मीन्स कि ये जो p+3 है ये भी 1 से छोटा होगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि p विल बी इक्वल टू -2 और लेस दैन -2। तो बेटा आपने p की लार्जेस्ट वैल्यू देखनी थी, और जो लार्जेस्ट वैल्यू हमें नज़र आ रही है वो बेटा यहाँ पे नज़र आ रही है -2। ठीक हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है अगले पार्ट में, लेट मी सी द नेक्स्ट पार्ट। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपने एक एक्सप्रेशन बनाना है एफ जी एक्स, जो कि यहाँ पर आपको अलाउ करता है कॉम्पोजिट फंक्शन। तो बेटा ये तो सिंपल हम लोग इसको देखते हैं। एफ़ के अंदर आप जी ऑफ एक्स को अगर पुट करते हैं तो बेटा ये बन जाएगा 2 टाइम्स जी ऑफ एक्स -3 स्क्वायर -7। अब हम जी ऑफ एक्स जो है इसको यहाँ पर पुट इन करेंगे, वो है x+3, और आगे सिंप्लीफिकेशन है सिंपल, जो कि आपको यहाँ पर कॉम्पोजिट फंक्शन दे देगी जी। तो बेटा ये फंक्शन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है। इसमें हमने फंक्शन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे हमने डिस्कस किए हैं, और इसके बाद हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए हैं बहुत सारे। तो बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम किसी दूसरे टॉपिक में किसी दूसरे टॉपिक से रिलेटेड बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।